नमस्कार, आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और आप सभी का न्यूज इंडिया पर स्वागत है। संपूर्ण भारत में हम आपको दिखाएंगे देश के हर कोने की बड़ी खबरें, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मणिपुर से महाराष्ट्र तक, हर राज्य से क्या है बड़ी खबर और क्या है कुछ खास, दिखाएंगे आपको संपूर्ण भारत में। शुरुआत खबरों के साथ करते हैं। जौनपुर अपहरण मामले में बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह दोषी करार दिए गए। अपहरण और रंगदारी मामले में बने आरोपी। कल होगा अपहरण मामले में सजा का ऐलान। तो जौनपुर लाइन बाजार थाना क्षेत्र के 10 मई 2020 को हुए अभिनव सिंघल के अपहरण के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और संतोष विक्रम को अपर सत्र न्यायाधीश शरद त्रिपाठी ने दोषी करार ठहराया है। अपहरण मामले में सजा का ऐलान बुधवार को किया जाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। जौनपुर अपहरण मामले को लेकर पूर्व सांसद धनंजय सिंह को दोषी करार दिया गया है। दोषी करार देने के साथ ही बुधवार को सजा का ऐलान किया जाएगा। पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके संतोष विक्रम सिंह के ऊपर 10 मई 2020 को एक एफआईआर दर्ज हुआ था थाना लाइन बाजार में, धारा 364, 386, 504 और 120B का, जिसका ट्रायल एमपीएमएलए कोर्ट शरद त्रिपाठी के यहाँ चल रहा था, जिसमें आज जो है बहस के उपरांत सजा आरोप जो इन लोगों को दोष सिद्धि की गई है कोर्ट द्वारा, सजा के बिंदु पर कल सुनवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के दौरे पर हैं और दौरे के दौरान पीएम संगारेड्डी पहुंचे। उन्होंने लोगों का अभिवादन किया और संगारेड्डी में 7200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी भी दिखाई। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने परिवारवाद को लेकर विपक्ष पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि उनके लिए परिवार फर्स्ट है और मोदी के लिए नेशन फर्स्ट है। कौन किसका परिवार में क्या कर रहा है, आप जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक देखिए, जहां जहां परिवारवादी पार्टियां राज कर रही हैं, वो परिवार तो मजबूत हुआ, लेकिन वो राज्य बर्बाद हुआ है कि नहीं हुआ है? वो परिवार मजबूत हो गए, वो राज्य मजबूत नहीं हुआ। क्या ये परिवारवादी राजनीति चलनी चाहिए? ये परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की विरोधी है कि नहीं है? ये परिवारवादी पार्टियां टैलेंट की विरोधी है कि नहीं है? ये परिवारवादी युवा की विरोधी है कि नहीं है? जब मैं ये कहता हूं तो ये लोग क्या कहते हैं? जब मैं परिवारवाद का विरोध करता हूं, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद नई टैलेंट को उभरने नहीं देता, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद युवाओं का अवसर रोकता है, तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं। उस उल्टा क्या कहते हैं? ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? ना तुम्हारा परिवार है इसलिए चोरी करने की छूट? क्या तुम्हारा परिवार है सत्ता पर कब्जा करने की छूट? मोदी तेलंगाना में संगारेड्डी पहुंचने से पहले श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर पहुंचे। श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर के पुजारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देवी की एक तस्वीर भी भेंट की। इस तस्वीर में पीएम मोदी ने बड़ी खुशी और प्रेम से स्वीकार किया। पीएम मोदी सबसे पहले मंदिर में टीका लगाकर दाखिल हुए और देवी मां को प्रसाद भी चढ़ाया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के चंडीखोल में 19,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकासी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आज यहां 20,000 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस से जुड़ी परियोजनाएं हो या फिर सड़क, रेलवे और परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं हो, इन विकास कार्यों से यहाँ औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। साथियों, आज यहां 20,000 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा से जुड़ी योजनाएं हो, सड़क, रेलवे और परिवहन से जुड़ी योजनाएं हो, इन विकास कार्यों से यहां औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मैं इन परियोजनाओं के लिए ओडिशा के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परिवारवाद वाले बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। पीएम ने जो कहा वो सही है। पूरे देश उन्हें अपना परिवार मानता है, इसलिए इस तरह के ओछे बयान देने सही नहीं है। वहीं वो भी उस व्यक्ति की तरफ से जिसने दशकों तक राजनीति में बिताया हो और राज्य के मुख्यमंत्री रहे हों। अगर इतने वरिष्ठ नेता इस तरह के बयान देते हैं तो इससे लोग निराश होते हैं। राजनीति में गरिमा बनाए रखना जरूरी है। सही बात कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने। पूरे देश उनको अपने परिवार के संग और उनके परिवार के हिस्सेदार मानते हैं। इसीलिए ऐसे नीच स्तर का बातें कहना अच्छा नहीं है। वो भी राजनीति में इतने सालों, दशकों से जो मुख्यमंत्री थे इस राज्य का। ऐसे वरिष्ठ लोग इस स्तर के बात करने से जनता में निराशा होता है। राजनीति में थोड़ा गरिमा रखना। और यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने पीएम मोदी के परिवारवाद वाले बयान पर पलटवार किया। प्रमोद तिवारी ने कहा कि पीएम मोदी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। अगर भारत पूरा उनका परिवार है तो किसानों पर गोलियां और पूंजीपतियों का कर्ज क्यों माफ है? पीएम मोदी, आप परिवारवाद नहीं करते हैं, लेकिन आप परिवारवाद में भेदभाव जरूर करते हैं। और मैं कांग्रेस कह सकती है कि भारत का हर संतान हमारा परिवार है। के साथ दूसरा, मोदी जी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। अगर भारत पूरा उनका परिवार है तो फिर किसानों पर गोलियां, पूंजीपतियों का कर्जा क्यों माफ? 700 लोगों ने अपने प्राण त्यागे हैं अपनी मांग रखने के लिए, और पूंजीपतियों का 30 लाख करोड़ कर्जा माफ हुआ है। तो ये सौतेला व्यवहार क्यों परिवार के अंदर? दूसरा, एक वर्ग के साथ दूसरा सलूक, एक भाई के साथ दूसरे भाई के साथ दूसरा सलूक। तो मोदी जी, आप परिवारवाद नहीं करते, माना, पर आप परिवार में भेदभाव करते हैं। तो वहीं साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं पार्टी के नेताओं का दल बदल जारी है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से
कांग्रेस के सांसद रह चुके पार्टी के दिग्गज नेता राजेश मिश्रा आज बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, रविशंकर प्रसाद और अनिल बलूनी की मौजूदगी में पूर्व कांग्रेस सांसद राजेश मिश्रा ने बीजेपी का दामन थाम लिया और इस पर राजेश मिश्रा ने कहा कि उन्होंने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की थी और अपनी राजनीति का अंत बीजेपी से करेंगे। हिमाचल प्रदेश में लालू प्रसाद के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और पूरा देश पीएम मोदी को अपना हिस्सा मानता है। जितने बार इन लोगों ने पीएम मोदी को अपशब्द कहे हैं, उतने ही मजबूत होकर पीएम मोदी आज तक निकले हैं और आगे भी निकलते रहेंगे। कैलाश गहलोत ने मोहल्ला बस से यात्रा की है और यात्रा के दौरान उन्होंने बयान दिया। हालांकि आपको बता दें कि मोहल्ला बस की शुरुआत जो की गई है दिल्ली में, इसके जरिए आमजन भी काफी लाभ उठाते हैं। दिल्ली के लोगों के लिए मोहल्ला बस का सपना पूरा होने वाला है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत आज मोहल्ला बस से दिल्ली विधानसभा पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी इन बसों की टेस्टिंग चल रही है और पैसेंजर्स के लिए वाकई नहीं, वो खुद एक्सपीरियंस करने का मेरा मन था कि क्योंकि इंस्पेक्शन अभी चल रहा है, इसकी टेस्टिंग चल रही है, तो खुद मैंने इसमें बस में सफ़र किया राजघाट डिपो से लेके सिविल लाइंस विधानसभा तक और खुद चला के भी देखी कि ड्राइवर को भी कितनी कंफर्टेबल होगी और पैसेंजर्स के लिए वाकई में बहुत कंफर्टेबल जर्नी रहा यहाँ तक, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। वो सारा कंफर्ट जो हमारी दूसरी इलेक्ट्रिक बसेस में है, वही सारा कंफर्ट जो है वो इस बस में है और बहुत जल्द मेरे ख्याल से टेस्टिंग ख़त्म होते ही ये प्रोडक्शन में चला जाएगा और अगले महीने तक मैं समझता हूँ पहला लॉट जो है 25 बसें हो सकती हैं या 50 हो सकती हैं, वो डिपेंड करेगा कितनी स्पीड से मैन्युफैक्चरर उसको प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जो इंतज़ार था वो मैं समझता हूँ अब ख़त्म हो। यूपीए सरकार में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रहे डीएमके सांसद ए राजा ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। ए राजा के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डीएमके नेता बोलते हैं कि हम जय श्री राम को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैटर सब जुडिस से मुझे टिप्पणी नहीं करने की। डीएमके उनके एलआई है, उनके एक मंत्री कल गए थे सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ के लिए, बाकी उनका मैटर सब जुडिस से मुझे टिप्पणी नहीं करने की। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही कि यू टेक अनड्यू लिबर्टी विद द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड यू कम टू द सुप्रीम कोर्ट। स्टालिन ने क्या क्या बोला था आपको मालूम है। उनके दूसरे पार्टी के नेता ए राजा हैं, उन्होंने एक भाषण दिया है। यहां वक्त छोड़ से ब्रेक का जल लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 4 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, बीजेपी विधान परिषद सदस्य दारा सिंह चौहान, राष्ट्र लोक दल के विधायक अनिल कुमार और बीजेपी के साहिबाबाद से विधायक सुनील शर्मा ने मंत्री पद की शपथ ली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा, अगड़ा, अनुसूचित वर्ग की त्रिवेणी रूपी जो देश और प्रदेश की डबल इंजन सरकार चल रही है, उसका यह दृश्य है कि आज 4 हमारे माननीय कैबिनेट मंत्रियों ने बधाई ली है, वो शपथ ली है। मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं, उनके कार्यकाल सफल हों इसकी मंगल कामनाएं देता हूं और वह गठबंधन की सरकार को और ताकतवर बनाने में सफल हों, ऐसी कामना करता हूं। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 7 साल में एक भी दंगे नहीं हुए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, कानून का राज है, गरीब कमजोर अमन चैन से है।
जो पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस सरकार से इस सरकार की गरीब तुलना कर रहा है तो कहता है कि योगी जी की सरकार अच्छी है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राजधानी लखनऊ को राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। कुल 6 जिलों को मिलाकर ये स्टेट कैपिटल रीजन SCR बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार का कहना है कि इससे लखनऊ से सटे जिलों का विकास तेजी से होगा। लखनऊ को SCR बनाने पर पिछले साल से ही चर्चा हो रही थी। आज हुई कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। लखनऊ को SCR बनाने के साथ साथ कुल 29 प्रस्तावों को योगी सरकार ने पारित किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक बार फिर से इंडिया गठबंधन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अभी तो उनके सीटों का ही बंटवारा नहीं होगा। हमने तो बिहार में 195 सीटों की भी घोषणा कर दी है। अब की बार 400 पार NDA जाने वाला है। अभी तो सीटों का ही बंटवारा नहीं हुआ होगा, क्या देखते हैं। अच्छा बताओ, उनका नेता कौन? मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप उनसे पूछना, प्रश्न करना। हमारा तो नेता तय है ना कि नहीं है? हमारे नेता है नरेंद्र मोदी जी। हमने 195 सीटों की भी घोषणा कर दी। 400 पार NDA जाने वाला है। पटना की रैली में लालू प्रसाद की तरफ से PM नरेंद्र मोदी पर किए गए निजी हमले पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि लालू जी ने सवाल उठाया था वो सही है। लालू जी के सवाल का अभी तक जवाब नहीं मिला है। हम लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, हम लोग भी पूजा करते हैं, हमारे घर में भी मंदिर है और पूजा हम करते हैं। हमारे यहाँ जब कोई मरता है तो बाल छिलवाते हैं। PM मोदी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं तो बाल क्यों नहीं मुंडवाते? लालू जी का बयान कोई एजेंडा नहीं है। लालू जी ने एक बात नहीं की, बहुत बातें की, लेकिन एक बात तो सही है कि अभी तक सही से जवाब कहाँ कोई दे पा रहा। इस पे हम ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम लोग भी सब परंपरा को मानने वाले लोग हैं, हम लोग भी हिंदू हैं, हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, हमारे घर में भी मंदिर है, सुबह शाम वहाँ आरती होती है। तो इस तरह कोई बात धार्मिक को लेकर के एजेंडा नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, अगर हमारे भी घर में कोई किसी की मृत्यु होती है तो हम लोग बाल मुड़वाते हैं, हम लोग दाढ़ी छिलवाते हैं, हम लोग अपनी बेटी का मुंडन हम करा के आए, तो हम लोग तो फॉलो करते हैं ना। लालू जी ने तो बस ये पूछा, तुम इतना प्रचार करता है, नफरत फैलाते हैं, उकसाते हैं लोगों को, धार्मिक भेदभाव आप कराते हैं, आपस में राम और रहीम के बंदों को लड़ाते हो, तो आप क्यों नहीं मुड़वाएं? इतना बड़ा आप अगर बात करते हैं तो आप क्यों नहीं मुड़वाएं? यही तो बात। लालू जी ने एक बात। PM नरेंद्र मोदी के बयान पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने भी वार किया है। उन्होंने कहा है कि आपकी ही पार्टी BJP में परिवारवाद है और आपके सहयोगी दलों में ही परिवारवाद है, तो उस पर आप चुप हैं। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। बीजेपी का इलाज लालू प्रसाद यादव ने कर दिया है। बीजेपी और PM मोदी का परिवार कुछ पूंजीपति और उद्योगपति लोग हो सकते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव का परिवार पूरे देश का गरीब, युवा, मजदूर, किसान है। इसलिए दोनों के परिवारवाद में अंतर है। देखिए बीजेपी का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का परिवार कुछ पूंजीपति लोग हो सकते हैं, उद्योगपति हो सकते हैं, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी का परिवार पूरा देश का गरीब, गुरुआ, मजदूर, किसान, तेजस्वी यादव जी का परिवार नौजवान, ये है। इसलिए दोनों के परिवारवाद में अंतर है। इसलिए जो भी बीजेपी के नेता दलील दे रहे हैं, ये किसी के गले के नीचे हजम नहीं हो रही है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार से चौंकाने वाले रिजल्ट आने का दावा किया। इसी के साथ DMK नेता A राजा की जय श्री राम और भारत के विचार वाली टिप्पणी पर तेजस्वी यादव ने कहा, ये उनका निजी बयान है, उस बयान से हमारा यानी कि इंडिया गठबंधन को कुछ नहीं लेना देना। बिहार के हम लोग पूरी मजबूती के साथ आने वाले चुनाव में हम लोग लड़ेंगे।
और बिहार से हम लोग चौंकाने वाला रिजल्ट हम लोग देंगे। तो इसीलिए आप सब लोगों को हम आज बुलाएं ताकि आपके माध्यम से हम लोग बिहार की जनता को धन्यवाद दें। चाहे कोई वर्ग के हो, कोई जाति के हो, कोई धर्म के हो, सभी लोगों का पार्टिसिपेशन इस रैली में रहा। ये उनका व्यक्तिगत बयान है। ये हम लोग लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के घोषणा पत्र के लिए जनता से सुझाव लेने पर गुजरात के बीजेपी प्रमुख CR पाटिल ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हम राज्य भर में पार्टी के जिला कार्यालयों, मंदिरों और कॉलेजों में सुझाव पेटियां लगाएंगे। गांधीनगर के कमलम कार्यालय से गुजरात की हर लोकसभा सीट पर 2-2 सुझाव पेटियां भेजी जा रही है। हम जनता के सुझावों को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो ये एकत्रित करने वाले हैं। ये पेटी भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय हर जिले के अंदर, सभी मंदिरों में, सभी कॉलेजों में, ऐसे जो जाहिर जगह है वहां पर ये पेटी रखी जाएगी। आज कमलम गांधीनगर से 2 LED वैन हर लोकसभा में 2 जा रही है, उसके अंदर पर ये पेटी रहेगी। लोग उस पर भी सुझाव डाल सकते हैं, ईमेल से भी दे सकते हैं, मिस कॉल से भी दे सकते हैं, तो ये व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। तो इस तरह का एक कार्यक्रम आज गुजरात भारतीय जनता पार्टी ने लॉन्च किया है। कर्नाटक सरकार को बेंगलुरु को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई थी। ये धमकी भरा मेल CM सिद्धारमैया के साथ साथ कैबिनेट मंत्रियों को भी आया। इस मेल में कई जगह ब्लास्ट की धमकी दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस का हाथ छोड़कर अर्जुन मोंडवाडिया आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस के कई नेताओं ने अब तक इस्तीफा दे दिया। अर्जुन मोंडवाडिया के साथ अम्बरीश ढेर समेत वो नेता भी आज बीजेपी में शामिल हुए हैं जिन्होंने कल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। झारखंड के दुमका में स्पेनिश महिला के साथ हुए रेप मामले में महिला के पति को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। पुलिस के मुताबिक स्पेनिश महिला के साथ हंसडी थाना क्षेत्र में उस समय रेप हुआ था जब वो पश्चिम बंगाल से नेपाल जाने से पहले यहां आराम कर रही थी। मुआवजा मिलने के बाद रेप पीड़िता के पति ने कहा है कि तेजी से जांच के लिए सभी का धन्यवाद। Thank you for a lot of time for the government, Giancar. The police is very fast investigation. 3 or 4 people is detained. Thank you, thank you. यहाँ वक्त छोड़ से ब्रेक का जल लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत। रुक करते खबरों का। राजस्थान की सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 मामले में SOG ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के शासन में हुई इस भर्ती में पेपर लीक के गंभीर आरोप लगे हैं। अब प्रदेश में सरकार बदली तो SOG एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं। SOG ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में बड़े फर्जीवाड़े को उजागर किया है। सब इंस्पेक्टर भर्ती के टॉपर रहे नरेश खिलेरी सहित 15 ट्रेनी SI को SOG ने पकड़ा है। भर्ती परीक्षा में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई जहां राजस्थान पुलिस ने की है। दो 2021 में RPSC द्वारा उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर की जो भर्ती परीक्षा कंडक्ट की गई थी, उसमें एक क्रिमिनल गैंग द्वारा पेपर आउट करके और उसको सॉल्व करके पढ़ा के कुछ लोगों को सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के रूप में भर्ती कराया गया है। इसकी जानकारी मिली थी। इस जानकारी को वेरीफाई करके और उसके बेसिस पे FIR दर्ज किया गया है और उसी में जो संदिग्ध हैं ऐसे 15 प्रशिक्षु उप निरीक्षकों को पूछताछ के लिए SOG में लाया गया है। इसमें एक तो कैंडिडेट आए हैं जिनका प्रशिक्षण चल रहा था RPTC किशनगढ़ में, 12 हैं जिनका प्रशिक्षण चल रहा है RPM में और 2 जो RPM में जिनका प्रशिक्षण चल रहा है वो अपने छुट्टी में घर गाँव गए थे। एक को भीनमाल से और एक को गुड़ामलानी से। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना प्रमुख एडमिरल R
हरि कुमार और गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत की उपस्थिति में पणजी के पास INS मंडोवी में नौसेना वार कॉलेज के नए प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन का उद्घाटन किया। और इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि ग्लोबलाइजेशन के बाद से जिस तरह से देशों के बीच आपसी व्यापार बढ़ा है, गुड्स का ट्रेड बढ़ा है, उसमें आप देखिए तो गुड्स का ट्रेड सबसे ज्यादा समुद्री मार्ग से हो रहा है और समुद्री मार्ग में भी विशेष रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र तो एक तरह से हब बनकर उभरा है। साथियों, ग्लोबलाइजेशन के बाद, यदि ग्लोबलाइजेशन के बाद से जिस तरह से देशों के बीच आपसी व्यापार बढ़ा है, गुड्स और ट्रेड बढ़ा है, उसमें आप देखिए तो गुड्स एंड ट्रेड सबसे ज्यादा सी रूट से हो रहा है और सी रूट में भी स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन तो एक तरह से हब बनकर इमर्ज किया है। गुड्स के इसी बढ़ते हुए ट्रेड की वजह से कई सारे थ्रेट्स भी इमर्ज होकर सामने आए हैं, जैसे पायरेसी और ट्रैफिकिंग की घटनाएं प्रायः देखने को मिलती हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज मध्य प्रदेश के शाजापुर पहुंची और इस दौरान ये उनकी नुक्कड़ सभा भी हुई। इस सभा में राहुल गांधी ने कहा कि देश के युवा चीन के बने मोबाइल में व्यस्त हैं, वो दिन में 7-7 घंटे रील देखने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जबकि मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पर रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मत जाओ। ये मैं चाहता हूं और इसमें आपकी जरूरत होगी। मोदी जी ये नहीं चाहते, मोदी जी चाहते हैं कि आप मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। ये है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों मध्य प्रदेश से गुजर रही है। महाकाल मंदिर पहुंचने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन देव दर्शन करने की नगरी है, मैं उन्हें इनकी शुभकामनाएं देता हूं। उन्हें पश्चाताप भी करना चाहिए कि भगवान राम के मंदिर का न्योता उनकी पार्टी ने क्यों ठुकराया था। वो जनता से माफी मांगे। लेकिन मैं इस पे कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि जिनके शासनकाल में कांग्रेस ने बहुत लंबा सफ़र अदा किया है, लेकिन चुनाव की बेला में भी अगर कोई अपने दल का विचार न करते हुए इस तरह से समय जाया करता तो ये उनका विषय हो सकता है। मैं इस पर क्या टिप्पणी करूँगा, लेकिन देव दर्शन करने की नगरी है उज्जैन, वो भगवान के दर्शन अच्छे से कर ले। मैं यही उनको शुभकामना देता हूँ। मध्य प्रदेश की धरती पर भगवान उनको सद्बुद्धि दे। मैं वक्त छोड़ से ब्रेक का जल लौटेंगे। चलो ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख करते खबरों की ओर। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राहुल गांधी के समर्थन में बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने एक महापंचायत की थी जिसमें कई किसान शामिल हुए। उन्होंने राहुल गांधी के सामने अपनी कठिनाइयां, परेशानियां बताई और मांगे रखी और इस दौरान विशेष तौर से MSP कर्ज माफी के बारे में चर्चा हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने उनसे एक बात कही कि कांग्रेस पार्टी और उनके लिए किसान एवं किसान संगठनों के लिए हमेशा उनका दरवाजा खुला रहेगा। राहुल गांधी ने कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो अग्निपथ योजना का पूरा विश्लेषण करेंगे और जो बदलाव लाना है वो हम जरूर लाएंगे। जनसभा होगा जिसमें उज्जैन की विशेषता हमारे लिए ये है कि उज्जैन एकमात्र शहर है जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल था और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शामिल है। 29 नवंबर 2022 को राहुल जी श्री महाकालेश्वर मंदिर गए थे, उन्होंने दर्शन किया था और आज भी जा रहे हैं। सुबह राजगढ़, बाद में शाजापुर, बाद में उज्जैन में जाएंगे और रात को उज्जैन में ही रुकेंगे और कल रतलाम में कार्यक्रम होगा और परसों दिन 7 तारीख को हम राजस्थान को जाएंगे और बांसवाड़ा में एक जनसभा होगा जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष भी आएंगे।
संदेश खाली मामले पर बंगाल की ममता सरकार को हाईकोर्ट से झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी टीम पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने ममता सरकार को आदेश दिया है कि वो मामले में आरोपी शाहजहां शेख को सीबीआई की हिरासत में सौंप दे। वहीं हाईकोर्ट के इस आदेश को ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। ईडी की तरफ से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को दूसरा समन जारी किया गया है। समन जारी करने पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा है कि महुआ मोइत्रा को ईडी को जवाब देना होगा। जितनी भी शिकायतें उन पर लगी हैं उन सबका जवाब उन्हें देना होगा। महुआ मोइत्रा को तो जाके ईडी के सामने जवाब देना पड़ेगा। जो उनके ऊपर कंप्लेन आया है सबका जवाब देना पड़ेगा और कानून के सामने आना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं बंगाल में और मुख्यमंत्री मेदिनीपुर आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री परेशान है। मेदिनीपुर में कहीं कोई एक सीट नहीं मिलेगा उन लोगों को, फिर भी प्रयास कर रहे हैं। उनके आपसी झगड़ा इतना ज्यादा है, किसी के साथ किसी का पटता नहीं। पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। इस परिस्थिति में संभालने की भरपूर प्रयास कर रही है, लेकिन उनसे संभाला नहीं जाएगा टीएमसी। महुआ मोइत्रा को जम्मू कश्मीर के गुरेज में जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के कारण सड़क बंद होने के बीच पीआरओ ने 6 किलोमीटर लंबी सड़क को साफ किया और बर्फ से घिरे गुरेज घाटी से 2 महिलाओं को बचाया है। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के खिलाफ पुलिस ने वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने मलिक के खिलाफ नगर निगम की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, वाहन जलाने के संबंध में आरोपी के खिलाफ आरसी जारी कर दी है। मलिक के घर पर तहसीलदार ने 2 करोड़ 68 लाख रुपए का मात्र पत्र चस्पा किया है। देखिए, नगर निगम हल्द्वानी द्वारा एक आरसी डीएम महोदय के माध्यम से यहाँ पर प्रेषित की गई थी, जिसके क्रम में हमने अब्दुल मलिक को साइटेशन जारी किया है और 7 दिन का समय दिया है कि वो अपना पक्ष आकर रखे। चूँकि हमें ये सूचना मिली है कि वो जेल में बंद है, तो हमने साइटेशन की एक प्रति जेल में भी प्रेषित की है ताकि वहाँ उसको तामीलात हो सके। हम उसकी संपत्ति की डिटेल जुटा रहे हैं। चल अचल संपत्ति की डिटेल जैसे ही हमें प्राप्त हो जाएगी, हम फिर उसके अगर वो अपना पक्ष नहीं रखता है या पैसा जमा नहीं करता है तो हम कुर्की। कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गुनियाल गांव में सैन्य धाम निर्माण स्थल का निरीक्षण किया और इस दौरान मंत्री ने निर्माण स्थल पर कई कमियां पाई। मंत्री ने अधिकारियों को तय समय पर कार्य करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सैन्य धाम का निर्माण 5वें धाम के रूप में होना है। ऐसे में इस जगह पर कोई कमी ना रहे। इसके निर्माण के बाद चारों धामों की तरह सैन्य धाम को देखने के लिए भी देश दुनिया से लोग आएंगे। चलिए, इस बुलेटिन में बस इतना ही फिलहाल के लिए। नमस्कार।